Hello students, I am Arvinder Kaur and we will continue our discussion on the chapter The Making of the National Movement from 1870 to 1947 from class 8th History. So children, this is the second video lecture. In our previous video lecture, we studied about the prominent organizations of the nationalist movement. सो चिल्ड्रन हमने देखा कि कैसे उस समय जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके दो ग्रुप्स बन गए थे. एक तरफ थे मॉडरेट्स और दूसरी तरफ थे रेडिकल्स. सो क्या डिफरेंस रहा दोनों में कि मॉडरेट्स जो थे दे वर द रिच एजुकेटेड एलीट पीपल एंड ऑन द अदर हैंड जो रेडिकल्स थे वो मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे. और मॉडरेट्स का जो स्टाइल था कि नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे वो, तो रेडिकल्स थोड़ा इससे अलग सोचते थे. वो सोचते थे कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो थोड़ा एग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा. इसका मतलब था कि लोगों को सिर्फ ब्रिटिश की गुड इंटेंशंस में बिलीव नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे टक्कर लेनी होगी और अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या करना होगा, प्रोटेस्ट करो और अपने राइट्स को उनसे छीन लो. सो देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. अब देखो, जहाँ एक तरफ मॉडरेट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव कर रहे हैं और जो रेडिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लाइक बायकॉट करना है, पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, तो इन सब में बिलीव करते हैं वो. अब इसके बाद क्या होता है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट from 1905 to 16. अब 1916 तक क्या हुआ, पहले वो सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके आगे के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. सो चिल्ड्रन, इन 1905 एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हमारी इंडियन हिस्ट्री में और वो था द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब देखो क्या होता है उस समय कि बंगाल जो स्टेट थी उस समय थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस था, और आज की डेट में जो आप बंगाल देखते हो उस समय का बंगाल इससे पूरे तरीके से अलग था. मीन्स कि बंगाल स्टेट में उस समय एट द प्रेजेंट डे का जो आसाम का एरिया आ जाता है, देन इसके साथ साथ उड़ीसा का एरिया, सम पार्ट्स ऑफ बिहार ऑल्सो, एंड पूरा बांग्लादेश जो है, जो कि अब एक अलग कंट्री है, वो सब बंगाल प्रोविंस का पार्ट हुआ करते थे. सो इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इसको डिवाइड कर दिया जाएगा बंगाल को. अब लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वहाँ पे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक ईस्ट बंगाल बनाएंगे और एक बनाएंगे वेस्ट बंगाल. तो रीज़न क्या दिया उन्होंने इसको लेके, तो ऑन पेपर जो उन्होंने रीज़न दिया वो तो कुछ अलग था और जो रियलिटी थी वो उससे बिल्कुल अलग थी. सो ही सेड कि बंगाल जो है इतना बड़ा प्रोविंस है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इजीली इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकेगा. बट व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि उस समय जो बंगाल था इट वाज अ सेंटर ऑफ द इंटेलेक्ट. नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का भी सेंटर बंगाल था. लोग वहाँ के आपस में बातें करते थे, डिस्कस करते थे. चारों तरफ ऐसा माहौल होता था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ें उठ रही हैं. अब जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लग रहा था कि अगर यहाँ ऐसे ही नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होती रही तो ये तो हमारे लिए सही बात नहीं है. सो दे वांटेड टू वीकन द नेशनल मूवमेंट इन बंगाल. जहाँ एक तरफ वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रह रही थी, साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, और दोनों में बहुत यूनिटी से वो लोग रहते थे. तो जो पार्टीशन डिसाइड किया गया कि ईस्ट बंगाल बनाया जाएगा, उसमें क्या डिसाइड हुआ था, कौन सा पार्ट लेंगे वो ईस्टर्न बंगाल में, जो
जिसकी कैपिटल वो ढाका को बनाते और असम का जो कुछ पार्ट है वो सारा शामिल करते, मींस जो एट प्रेजेंट डे बांग्लादेश देखते हो जहाँ पे कि मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, ये डिसाइड किया उन्होंने। और दूसरा वाला जो बंगाल है जो एट प्रेजेंट डे देखते हो, जो नॉन बंगाली प्रोविंस और जिसकी कैपिटल वो कैलकटा को बनाते। सो अब इस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग थे वो क्लियरली उनकी इस इंटेंशन को समझ गए और पार्टीशन की बात सुनते ही देवर आउटरेज्ड, गुस्सा आ गया उन्हें, और पूरी सड़कों के ऊपर गलियों में जो लोग थे वो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जो है वो आ गए, और ये उस समय का नेशनल सॉन्ग बन गया उनका। और ये आंदोलन जो उस समय चला, ये मूवमेंट जो चली बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, इसमें जो है जो कांग्रेस के सारे सेक्शंस थे, मींस मॉडरेट्स भी रेडिकल्स भी, सब ने मिलके हिस्सा लिया, सब अपोज कर रहे थे। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस की गई, इवन विमेन जो कि उस समय सिर्फ हाउस होल्ड वर्क्स वगैरह किया करती थी वो भी सड़कों के ऊपर जो है वो मूवमेंट के लिए आ गई। और जो मूवमेंट चली उसका नाम था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। सो व्हाट वाज द स्वदेशी? स्वदेशी मीन्स कि यूज ऑफ द इंडियन गुड्स, एंड बायकॉट की जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बायकॉट करना है, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सो बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर तो जो फॉरेन क्लोथ्स होते थे उनको इकट्ठा करके जला दिया जाता था। इवन जो शॉप्स वगैरह होती थी जो फॉरेन गुड्स सेल करती थी या फॉरेन क्लोथ बिकता था जहाँ पे, वहाँ पे जाके धरने दिए जाते थे। तो जहाँ एक तरफ बंगाल में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में सेम स्टाइल से जो वंदे मातरम मूवमेंट है वो चलाई गई। इवन इन द इमेज यू कैन सी कि कैसे लोग, ये उस समय की स्वदेशी मूवमेंट की जो इमेज है वो है ये, कि कैसे लोग सड़कों के ऊपर जो है वो धरने देने के लिए जो है वो चले आते थे। सो दिस वॉज द पीरियड जबकि इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो चल रही थी। तो स्वदेशी मूवमेंट ने जहाँ एक तरफ ब्रिटिश रूल को अपोज किया, वहीं दूसरी तरफ एंकरेज किया द आइडियाज़ ऑफ द स्वदेशी को, सेल्फ हेल्प का आइडिया, नेशनल एजुकेशन का जो आइडिया था, और जो इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ करने का आइडिया था। तो ये सारे के सारे मेथड्स थे जो उस पीरियड में यूज़ किए गए। नाउ चिल्ड्रन, मीनवाइल जो ये मूवमेंट है चल रही है, इसके चलते ब्रिटिश को बंगाल का पार्टीशन तो वापस लेना पड़ा। लोगों के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए ब्रिटिश ने बंगाल का पार्टीशन जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं और रेडिकल्स हैं उनके डिफरेंस जो हैं वो इस पीरियड में बढ़ने लगे हैं। क्यों बढ़ने लगे हैं? देर हालांकि दोनों ही जो थे वो नेशनलिस्ट आइडियाज़ को लेके चल रहे थे, बोथ वर द पैट्रियट्स, लेकिन उनके मेथड्स को लेके कि अलग अलग मेथड्स को वो लोग यूज़ करना चाहते थे। रेडिकल्स जो थे उनके तरीके अलग थे, मॉडरेट्स के तरीके जो हैं वो अलग थे। इसी बीच एक और यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है, डेट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन 1906 एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है और वो है मुस्लिम लीग। किसने फॉर्म किया इसको? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स। इसमें जो मेन उस समय के लीडर्स रहे वो थे सर आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, देन नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहे मुस्लिम लीग के। अब ये जो मुस्लिम लीग है इसने पार्टीशन को सपोर्ट किया था कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ इन्होंने जो वॉइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके सामने अपील की थी कि मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब है कि उसमें जो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स होंगे, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम्स को इलेक्ट कर पाएँ, मीन्स कि एक रिजर्वेशन टाइप में जो है कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। तो एक तरह से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही थी,
बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स अब भी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, उसकी लीडरशिप में जो थे वो काम कर रहे थे। अब क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1907 तक आते आते, क्योंकि जो मॉडरेट्स हैं और जो आपके रेडिकल्स हैं उनके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने वाइड हो गए थे कि इन दिसंबर 1907 जो कांग्रेस का सेशन हुआ सूरत में। सेशन का क्या मतलब है? सेशन मीन्स कि उनकी जो मीटिंग हुई सूरत में, सूरत इज़ अ सिटी, वहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मीन्स कि उसमें फूट पड़ गई और जो मॉडरेट लीडर्स थे वो तो कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे, मीन्स अब भी कांग्रेस के ही पार्ट बने रहे, लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो एजर्टिव थे, वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग रह के अपनी एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर दिया। बट फिर जल्दी ही मॉडरेट्स को भी रियलाइज़ हुआ और रेडिकल्स को भी रियलाइज़ हुआ, एंड जो दोनों ग्रुप्स थे दे अगेन रीयूनाइटेड इन 1915 तक आते आते दोबारा से एक हो गए। ऐसा भी बोलते हैं कि रेडिकल्स के कुछ एक लीडर्स जो थे उन्होंने मॉडरेट्स के लीडर से माफ़ी भी मांगी थी, बट आपकी बुक का पार्ट नहीं है। सो चिल्ड्रन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है इन 1916 और वो सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं दे ऑल्सो सैंक देयर ओल्ड डिफरेंसेस। उन्होंने भी अपने पुराने डिफरेंसेस को भुलाया और डिसाइड किया कि आपस में मिल के काम करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। तो 1916 में मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट, जिसमें कि दोनों एक साथ मिलके आई और डिसाइड किया कि आगे के सारे काम जो हैं वो मिलके किए जाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, इसी बीच का जो पीरियड था फ्रॉम 1914 टू 1919, इस पीरियड में हमारे कंट्री में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। फर्स्ट थिंग कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो है वो पार्ट लेता है और जब ब्रिटेन हिस्सा लेता है तो अपने साथ साथ इंडिया को भी उस वॉर में धकेल लेता है, क्योंकि इंडिया तो ब्रिटिश की कॉलोनी था ना। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्टली तो इस वॉर की वजह से ब्रिटिश का जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया गया, इंडियंस जो थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। सेकेंड थिंग कि वॉर की जो सप्लाईज थी उसकी डिमांड बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ खड़ी हो रही थी। तो जहाँ एक तरफ ये सारी परेशानियाँ चल रही थी, ब्रिटिश ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी किया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब है कि इंडियंस को ज़बरदस्ती, जो एबल बॉडीड मैन होते थे उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया कि उनको ब्रिटिश की साइड से लड़ने के लिए जाना होगा। सो ऑन द अदर हैंड, एक तरफ जहाँ ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ इस वॉर की वजह से जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हुए। एज इन द प्रीवियस चैप्टर्स हमने डिस्कस किया था कि कैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो 1919 के आसपास आके जो है वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टील की बहुत डिमांड बढ़ गई थी। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जहाँ इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड क्रिएट की, लाइक जूट बैग्स हो गए, क्लोथ्स हो गई, या जो रेलवे के लिए जो स्टील होता था, तो उससे इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको एक्सपेंड होने का मौका मिला। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे इंडिया के भी जिन्होंने उस पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट की और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो उनके लिए क्रिएट हुई। तो उन्हीं सरकमस्टांसिस में एक और जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री में नज़र आती है, एक नए लीडर
मोहनदास करमचंद गांधी, ही टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। कौन थे ये मोहनदास करमचंद गांधी? सो चिल्ड्रन, आप जानते हो गांधी जी के बारे में। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने ऑलरेडी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई थी, एंड ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और अपने साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स के दौरान ही ये बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज़ के कांटेक्ट में भी आए थे, लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसी, क्रिश्चियंस, मर्चेंट्स के भी, लॉयर्स के भी। तो उनके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी कि इंडियंस क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, और दूसरा उनकी नीड्स के बारे में, ओवरऑल सिचुएशन के बारे में वो जानते थे। सो व्हाट वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? इनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? सत्याग्रह में इन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह लॉन्च किया। इनके साथ थे उस समय राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्ड इंक्वायरी की कि कैसे जो इंडिगो के जो पीजेंट्स होते हैं उनसे जो है ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जाता है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। पढ़ा है ना उसके बारे में कि कैसे इंडिगो जो है ग्रो करवाया जाता था, इंडिगो प्लांटेशन कराई जाती थी। तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ मिलके सत्याग्रह चलाया। देन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो फार्मर्स थे उनकी जो क्रॉप्स थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, तो वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती रिवेन्यू वसूला जाता था, टैक्स लिया जाता था उनसे, तो उनके साथ मिलके आंदोलन चलाया। देन अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनकी कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ पे उनके साथ मिलके एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की। सो ये वो पीरियड था जब गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी कांटेक्ट में आए उनके, और उनके फॉलोवर बन गए। सो ओवरऑल ये सारी जो कंडीशंस थी, ये सारी डेवलपमेंट्स एक के बाद एक इंडिया में उस समय चल रही थी। अब इंडियंस जो हैं, वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ओवर होने को थी तो इंडियंस जो थे वो उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटिश अब हमारे लिए कुछ रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने ब्रिटिश का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया है। लेकिन बदले में क्या होता है, इन 1919 ब्रिटिश एक नया ही कानून ले आते हैं, दैट इज़ नोन एज द रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? देखो, इट वॉज अ एक्ट अकॉर्डिंग टू विच कि कोई भी जो इंडियन था उसको गवर्नमेंट इम्प्रिजन कर सकती थी विदाउट एनी ट्रायल। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता था कि जो पर्सन होता था, अरेस्टेड पर्सन है, उसको ना वकील, ना अपील, ना दलील, कि ना तो उसको अपनी बात कहने का कोई राइट होता था, ना वो अपना जो है वो केस चलवा सकता था, ना ही अपनी कोई बात जो है ब्रिटिश के सामने रख सकता था। तो जहाँ एक तरफ पुलिस को इतनी पावर्स मिल गई थी, वहीं दूसरी तरफ जो इंडियंस थे उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उनसे पूरी तरीके से छीन लिया गया। तो ये वो एक्ट था कि महात्मा गांधी भी, मोहम्मद अली जिन्ना भी, सब इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसको टायरेनिकल बताते हैं। तो इस एक्ट के अपोज करते हुए जगह जगह पे बहुत सारी सत्याग्रह सभाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और गांधी जी जो है वो रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च करते हैं, और एक नेशन वाइड अपील करते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को जो है एक हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो लोग भी उसमें पूरे एंथुसिज्म के साथ हिस्सा लेते हैं, जगह जगह हड़ताल्स होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोसेशंस किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस की जाती हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिश जो है वो भी जो इन सारी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करते हैं। और एक इंसिडेंट होता है इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को, वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, सबको मालूम है? देखो, अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था वहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। तो लोग जो है बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर होता है उस समय का, जनरल डायर, वो डिसाइड करता है डेट टू टेरराइज द पीपल।
तो जलियांवाला बाग में एक पूरा जो वो बाग है वहाँ पे लार्ज ओपन स्पेस है, 3 साइड से वो एनक्लोज्ड है और उसमें एक छोटा सा एग्जिट पॉइंट है बाहर आने का जो रास्ता है। तो जनरल डायर क्या करता है, पूरे बाग को जो है वो सराउंड करवा देता है आर्मी से और उसका जो एग्जिट पॉइंट होता है उसको भी क्लोज कर देता है जो अपना टैंक होता है आर्मी का उसके साथ में। तो पूरी जो क्राउड होती है, जो वहाँ पे भीड़ होती है लोगों की, ट्रैप हो जाती है और उसके बाद चारों तरफ से उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, मशीन गन्स का यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग उसमें मारे जाते हैं और बहुत सारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे एक वेल होता है, कुआं होता है, उसमें छलांग लगा देते हैं। लाइक हेयर यू कैन सी इन द इमेज, ये जो वेल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे देख रहे हो, अब भी है ये वेल वहाँ पे। तो इतने सारे लोग मारे गए, हजारों जो थे जख्मी भी हो गए। तो ये जो जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी होती है, इसकी खबर जब बाहर पहुंचती है तो ऑल ओवर द कंट्री पीपल वर शॉक टू हियर। उन्हें एक ब्रिटिश का जो ब्रुटल फेस था, क्रूअल उनकी जो फेस था, वो सामने आता है। और इसी इंसिडेंट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, वो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि मिली होती है ना उन्हें, वो प्रोटेस्ट करते हुए उसके अगेंस्ट रिनाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है 1919 से लेके, वो पूरा पीरियड हमारे कंट्री में मूवमेंट्स का पीरियड है, लोगों की रेजिस्टेंस का पीरियड है। यही वो पीरियड था जिसमें जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी मूवमेंट्स भी स्टार्ट होती है। अब रेवोल्यूशनरी कौन थे? रेवोल्यूशनरी मीन्स कि क्रांतिकारी लोग, एक तीसरे ही तरह के लोग, ना तो वो मॉडरेट थे ना रेडिकल्स थे, वो रेडिकल से भी एक कदम आगे थे। तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, दो कि आपकी बुक में उनके बारे में एक सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ है, बट हम डिटेल में बात करेंगे। सो आई होप अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। सो स्टे कनेक्टेड with us for the next video lecture. That's all for today.